हेलो एवरीवन, कैसे हो जी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलो जी, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस किस चीज के लिए? वो इस चीज के लिए कि आप लोगों ने मेरे ड्राफ्टिंग का महा रिवीजन का सेशन नंबर 1 को इतना प्यार दिया। मतलब मैं ऑनेस्टली, मुझे खुद नहीं पता था कि आप लोग इतना प्यार मुझे दोगे। ऑनेस्टली मतलब 500 प्लस आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट किए, पर्सनली टेक्स्ट किए कि सर मतलब हमें ऐड कर लो, हमें ये सजेशन दे दो, हमें ये सजेशन दे दो। उन सबको मैं आंसर दूंगा, उन सबका मैंने अपने टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैंने आंसर भी दिया। बट आज मैं बोल सकता हूं कि महा रिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज की हम सेशन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यस, मैं इतना बोल सकता हूं कि वो दिल था, बट ये दिल है लेकिन ये दिमाग भी है। मतलब वो दिल से पढ़ाया जा रहा था, यहां दिमाग से भी पढ़ाया जाएगा और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मतलब ड्राफ्टिंग की तरह लड्डू नहीं मैं बोल सकता कि उठाया और उसको खा लिया, लेकिन नहीं, यहां थोड़ा सा टफ टास्क होने वाला है, थोड़ा सा माइंड वर्क होने वाला है। कुछ चैप्टर्स में ज्यादा मेहनत होने वाली है, कुछ चैप्टर्स में कम मेहनत होने वाली है, बट क्या प्रॉब्लम है, आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्राफ्टिंग इज लाइक अ सब्जेक्ट की हेड्स ऑफ एंड डिस्प्यूट सेल इज लाइक अ सब्जेक्ट की हर बच्चे का चाहता सब्जेक्ट बन जाएगा ये। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि यस, ये सब्जेक्ट आपका, जो बच्चा प्रैक्टिस में जाना चाहता है उस बच्चे के लिए तो मैं बोल सकता हूं कि एक बोल सकते हैं ना, एक जैसे देवताओं को एक क्या मिला था, मतलब माइंड में नहीं आ रहा। मतलब कहने का मतलब एक टाइप का एक अमृत का काम करेगा। यस, अमृत का काम करेगा ये पेपर। अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो ये पेपर आपके लिए मैं बोल सकता हूं कि एक जैक का काम करेगा और आपको एक लेवल पे ले जाएगा, ड्राफ्टिंग लेके जाएगा। बट ये पेपर इज प्योरली प्योरली मेड फॉर प्रैक्टिस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस पेपर का नाम भी आपको बताता है। पहले मैं इस पेपर के बारे में ना जाके, पहले मैं आपको, चलो ठीक है, इस पेपर के बारे में थोड़ा सा बता के देन उसके बाद इस अपनी महा रिवीजन के बारे में मैं आपको, जो आप मेरे साथ 1 महीने तक 1.5 मंथ तक जुड़ने वाले हो और आपके एग्जाम तक मैं पीछे तो छोड़ने वाला हूं नहीं। चाहे वो मेरा लेक्चर्स हो, रिवीजन लेक्चर्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो उसके बाद लाइव आके डाउट सेशन हो, वट एवर द केस में भी, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। अब आपका 2-3 पेपर स्पेसिफिकली मैं आपको बोल के चल रहा हूं पहले से, ड्राफ्टिंग, डिस्प्यूट, फंडिंग, ये इन 2-3 पेपर्स के लिए मैं आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं। तो चलो, जैसे कि चैप्टर का नाम भी आपके सामने है, सब्जेक्ट का नाम RCD, NCR। एनसीआर मतलब नियर कैपिटल रीजन नहीं, RCD, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। देखो, अगर मैं बात करूं RCD की, तो इससे रिलेट बस चैप्टर नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1। और थोड़ा सा टच आपको चैप्टर नंबर 2 में भी देखने को मिलेगा, वो फ्रॉड वाले पॉइंट्स चैप्टर नंबर 2 में भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बेस्ट चीज ये कि इसका मॉड्यूल कितने पेजेस का है? 300 अप्रोक्सीमेटली पेजेस का इसका मॉड्यूल है। पतला सा निन्ना सा मॉड्यूल है, बट मॉड्यूल की विड्थ पे मत जाना, मॉड्यूल की लेंथ पे मत जाना। मॉड्यूल के अंदर बहुत कुछ छिपा है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत कुछ छिपा है, एग्जामिनर को पूछने के लिए भी बहुत कुछ छिपा है। यस, मतलब ये पेपर मैं बोल सकता हूं दिमाग का वाला पेपर है। आपको केस स्टडीज की तरफ ध्यान देना होगा, आपको फाइन पेनल्टीज की तरफ ध्यान देना होगा, रिटेन करना होगा, थोड़ा सा शार्प वर्क भी होगा, थोड़ा सा माइंड वर्क भी होगा, थोड़ा सा रिटेन भी होगा। मतलब अल्टीमेट पेपर बनाया है आईसीएसआई ने। मैं कभी से चाहता था कि सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में इस टाइप का कोई पेपर आए जो हमारी प्रैक्टिकल, मतलब बेसिकली प्रैक्टिस की तरफ प्योरली हेल्प करे। तो चैप्टर नंबर 1-2 प्योरली मैं बोलना चाहूंगा कि आरसीडी को डील करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। अब कॉर्पोरेट के बारे में भी बात करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट। नॉट ओनली डायरेक्टर्स, नॉट ओनली प्रमोटर्स। कॉर्पोरेट का मतलब इज अ वाइड टर्म। कॉर्पोरेट इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स, कॉर्पोरेट इंक्लूड्स स्टेक होल्डर्स, कॉर्पोरेट इंक्लूड्स आउटसाइडर्स, corporate includes regulatory environment, ROC, MCA, corporate includes director and all that। जो भी लोग कंपनी से जुड़े हैं, जो भी लोग एक कंपनी से जुड़े हैं किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सारे स्टेक होल्डर्स, सारे लोग, वो कौन होंगे? कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। तो उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स, बिटवीन मेंबर्स, तो उनके बीच में कैसे उसको रिजोल्व किया जाएगा, ये पेपर हमें बताता है। पहला पॉइंट तो ये सर। दूसरा पॉइंट, नॉन कंप्लायंसेस। हो सकता है सर, पहली बात तो ये, क्यों डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है? क्योंकि शेयर होल्डर्स अपना पैसा कंपनी के अंदर लगाते हैं। अब पहले तो ये होता था कि जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो पैसिव इन्वेस्टर्स होते थे, भोले भाले लोग होते थे, और उनके दिल में ना डर रहता था कि कहीं ये जो लोग हमने अपने एक रिकॉग्नाइज्ड ओनर बना के बिठा दिए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बिठा दिए हैं वहां पे, कहीं ये हमारे पैसे का मिसयूज तो नहीं कर देंगे, कहीं ये जिस पर्पस के लिए दिया है वहां ना लगा के कहीं और तो नहीं लगाएंगे। तो उस डर को माइंड में रखते हुए
लो में करने क्या किया, अपने लो को स्ट्रोंग किया। अगर वो उन पॉइंट्स को, उन पैसे को, अगर उस इन्वेस्टमेंट को अगर सही तरीके से यूज नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते हैं, या फिर उन्होंने अपने बिजनेस को प्रॉपरली एज पर लो कंप्लाई नहीं किया, तो उसको जल्दी से जल्दी पब्लिक की नोन में आएगा और नॉन कंप्लायंसेस पे क्या क्या आपके ऊपर प्रोसिक्यूशंस चलेंगे, एडजुडिकेशंस चलेंगे, क्या क्या आपके ऊपर फाइन होगा, क्या क्या आपके ऊपर पेनल्टीज होंगी। फाइन क्या होता है, पेनल्टीज क्या होती है, इस पेपर में हम वो लोग वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 इज अ सेपरेट चैप्टर, वो मतलब एक बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है। सबसे देखते हैं आफ्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 3 इन डिटेल में जाके मैं आपको करवा दूंगा। एंड देन लास्ट रिजोल्यूशन, अब उसको रिजोल्व कैसे करना है, बेसिकली रिलीफ एंड रेमेडी चैप्टर नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा। रिलीफ एंड रेमेडी, नॉन कंप्लायंसेस आपको चैप्टर नंबर 3, 4 बेसिकली किस तरीके से क्या 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 टाइप के होंगे, फैमा, कंपनी लो, सेबी लो, आईबीसी लो, डिफरेंट लॉज के अंदर आपको एससीआर एक्ट, सेबी एक्ट, तो डिफरेंट लॉज के अंदर नॉन कंप्लायंसेस होंगे, तो उनकी रेमेडीज या उनका फाइन पेनल्टीज क्या होंगे और कैसे रिलीफ आपको मिलेगा। एंड द लास्ट चैप्टर मैं अगर आपको बोलूं चैप्टर नंबर 7, जो जान है इसकी और मेरी भी जान है, सीआरपीसी, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग उस चैप्टर तक की तो मैं वेट कर रहा हूं सबसे लास्ट में, और हर बच्चे को वेट करवाऊंगा उस चैप्टर की। मेरा दिल का सबसे फेवरेट चैप्टर सीपीसी, सीआरपीसी, टीपीए, मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस चैप्टर को तो आने दो, जी और जान लगा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ब्रशअप मैंने इस चैप्टर के बारे में दिया। अगर मैं आरसीडी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स का ये दोनों चैप्टर्स आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलो जी, चैप्टर के बारे में, मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। ऑल्दो ये एक रिवीजन क्लास है, ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बनता नहीं है, बट स्टिल फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंडली और रीडर्स फ्रेंडली एनवायरमेंट बनाने के लिए मैं आज आपको इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। चलो जी, अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, महारिविजन। इसका मतलब क्या है, महारिविजन का मतलब क्या है, आज सेशन नंबर 1 चल रहा है हमारा डिस्प्यूट पेपर का महारिविजन का। इसका मतलब क्या है सर, महारिविजन का सेशन नंबर 1 चलने का मतलब है प्योरली कि सर हम पूरा का पूरा महावर्ड का इंटरप्रिटेशन क्या है, होल डिस्प्यूट पेपर को टू द एक्सटेंट पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो सकता है मैं इस पेपर को कंप्लीट करने की अपने पार्ट पे कोशिश करूंगा। सर 300 पेज को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, कितनी क्लासेस में करेंगे, वो एक बार आज फर्स्ट क्लास जाने दो, उसके बाद मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा। और प्लीज 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 मेरे साथ आप हर बच्चा मेरे साथ आप यूट्यूब व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ। मैंने ड्राफ्टिंग की क्लास में भी नंबर दिया था और आज भी मैं आपको लोगों को नंबर दे रहा हूं, क्योंकि डिस्प्यूट पेपर में बहुत सारे इंक्वायरीज आती थी, सर ये डाउट बता दो, वो डाउट बता दो, सर हमने बुक ली है बस। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास अपने 6 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक रिवीजन बैच लेके आ रहा हूं और ऑल ओवर इंडिया। और मैं देख रहा हूं कि पिछले 3 या 4 दिन में बहुत सारे, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी इस इनिशिएट से कितना बेनिफिट हुआ है। एन नंबर ऑफ फैकल्टीज ने सेम नाम से महारिविजन एंड ऑल दैट अपना बैच बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑनेस्टली मतलब मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि जितना मेरे एक इनिशिएट लेने से बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, मतलब ऑनेस्टली मुझे बहुत खुश हो रहा है कि मेरे एक एक्ट से और सारे भी अवेयर होकर और बच्चों को बेनिफिट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली 9996065006 व्हाट्सएप मेरा नंबर है। आप इस पर अगर डाउट पूछना है तो 8 to 9 मुझे टेक्स्ट करोगे, उसके अलावा मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा आपको डाउट का। तो अगर आपको कोई भी ग्रुप के अंदर, मेरे सेकंड ग्रुप के अंदर ऐड होना है, रिवीजन ग्रुप के अंदर, तो आपको मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट करके अपना नेम टेक्स्ट करना होगा और मैं आपको उस ग्रुप के अंदर अपने ऐड कर लूंगा। चलो सर, एक चीज तो मैंने आपको बताया, होल चैप्टर हमारा रिवाइज होगा। सर इससे हमें ना सबसे ज्यादा जो बच्चों ने मेरे को बोला, सर इस पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लास्ट अटेम्प्ट में, सर हमने XYZ बुक पढ़ी, हमने मॉड्यूल पढ़ा, हमने XYZ जगह से क्लासेस ली, हमने सर लिख लिख के भी देखा, लेकिन सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सर हम करें क्या। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज मैंने क्या चीज आप लोगों के लिए रखी है, टेस्ट सीरीज। सर हर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, जैसे ही मेरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर 1 डे, मतलब एक दिन का गैप आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा, और उसके बाद उस चीज का मैं टेस्ट आप लोगों को देखता हूं मैं किस वे में मेरे को आपका टेस्ट लेना है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर वो टेस्ट आपका डालना है या यूट्यूब पे सबको ओपनली मैं दे दूं, तो वो मैं एक बार थोड़ा सा प्लान कर रहा हूं अपने सॉफ्टवेयर, अपने बैकएंड कंपनी से मैं उसको बेसिकली प्लान कर रहा हूं। तो टेस्ट सीरीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। सर क्या आप हर बच्चे का टेस्ट चेक करोगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट 500+ टेस्ट मेरे पास अननोन स्टूडेंट्स के आ चुके हैं और 300+ स्टूडेंट्स मेरे पास ऑलरेडी मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस किस बच्चे का चेक करूंगा और नहीं करूंगा। तो मैं इसका प्योरली बस एक वही चीज बोल रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोली थी, अपनी क्लास वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से क्लास ली है फेस टू फेस और जिन्होंने मेरे से पेन ड्राइव लेक्चर्स लिए हैं, गूगल ड्राइव लेक्चर्स लिए हैं, किसी भी मोड में एंड्रॉइड में लिए हैं,
उन सब के लिए मैं खुद उसको चेक करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बट अदर स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ मिडवे निकालता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने टेक्स्ट किया, सर प्लीज इसका कुछ मिडवे निकाल लो, हम चाहते हैं हमारे भी आप चेक कर दो। बट प्लीज ऑनेस्टली मतलब प्रोफेशनल का ना टाइम की बहुत कीमत होती है, मेरे अपने खुद के क्लाइंट्स भी हैं, मेरे को उनको भी डील करना होता है, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ भी है, मुझे उसको भी टैकल करना है, मेरी हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं पिछले अप्रैल से, मुझे वो भी थोड़ा सा मतलब मैनेज करना होता है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए कुछ मैं मतलब उसके लिए एक मिडवे निकाल दूंगा, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगेगा, थोड़ा डिस्कस करके मैं उसको थोड़ा सा आफ्टर 2 और 3 लेक्चर्स के बाद में एक बार ग्रुप में डिस्कशन करके उसका मिडवे निकाल दूंगा, प्लीज टेंशन मत लो। तो सर पहली चीज तो ये सारा रिवीजन होगा सिलेबस का, टेस्ट सीरीज होगी। सर बुक की ना लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उसके लिए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स कोशिश करूंगा मैं आपको क्लास में बनवा दूं, बेसिकली पहले से बना के। यस हाँ, मैं सारे हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं करूंगा, मैं कुछ कुछ लेक्चर्स के नोट्स ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करूंगा। जैसे कि ये वाले लेक्चर के आप देखोगे नोट्स, देखो जैसे लाइक इस वाले लेक्चर के आप नोट्स देख रहे हो, मैंने इस बार एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, यहाँ साइड में कोई बच्चा बनाना चाहे तो अगर नोट्स, इसको फॉन्ट भी मैंने चेंज किया है, और वर्किंग नोट्स साथ में इजी लैंग्वेज, और प्योरली कॉपीराइट मैंने इस बार लिया है इन नोट्स पे, ये देखो। तो इस तरीके के नोट्स की आपको कैची भी लगे और आपको समझने भी बड़ा अच्छा लगे कि सर ये क्या मतलब हो रहा है, और क्वेश्चंस भी साथ साथ डाल देने चाहिए उसको अटेम्प्ट करने का। मैंने सारी चीजें इसके अंदर इंडल्ज की हैं आप लोगों के लिए। देखो लाइक दिस, पता नहीं ऑलवेज हैवी फाइल आते ही सॉफ्टवेयर इशू क्यों करने लग जाता है। ये देखो एक चार्ट के अंदर पूरा का पूरा सेक्शन मैंने कवर कर दिया, और इजी वे में पिक्टोरियल फॉर्म में मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ने वाला हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिटेन करने में इजी हो। कुछ आप लोगों के माइंड में कुछ क्रिएटिविटी आए तो आप मुझे प्लीज जरूर शेयर करना। मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, सबसे बेस्ट चीज क्या है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स अवेलेबल कर रहा हूं। तो प्लीज 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 मेरा साथ दो, और हर बच्चा इनिशिएट लेगा। प्लीज अपने भाई को बताना, अपने फैकल्टी, अपने टीचर, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई को बताना कि कहां मैंने कमी छोड़ी है, कहां मैंने इसके अंदर एडिशन और करना चाहिए, कहां डिलीशन करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बैक में जाके बैक बीचिंग करना कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा। क्योंकि मैं देखता हूं एक्सवाइजेड फैकल्टीज के आप लोग करते रहते हो इधर उधर ग्रुप्स में, मेरी भी करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, बट प्लीज अगर वो चीज मेरे साथ शेयर करोगे तो कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना कि सर हमें इसमें एडिशन चाहिए, हमें ये डिलीशन चाहिए। डन। तो डाउट सेशन, मेरा फोन नंबर आप लोगों ने लिख लिया है 8 to 9 के बीच में। ऑल्दो में कोशिश रहेगी मेरी कि आपको कोई भी डाउट ना आए। तो ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बता दिया मैंने, अपनी महारिविजन के बारे में बता दिया। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। मैंने पूरे आरसीडी के पेपर को नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने पूरे आरसीडी के पेपर को डिवाइड किया है। कुछ इसके टैलेंट फीचर्स हैं जो मैं आपको शेड्यूल इसका मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, शेड्यूल में कर दूंगा ग्रुप में शेयर। फोन नंबर आप लोगों के पास सबके पास अवेलेबल होगा मेरा, और नहीं था तो मैंने डाल दिया। चलो, मैंने पूरे आरसीडी के पेपर को कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया कि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे इतने जाएंगे। तो हर चैप्टर को भी मैंने कॉन्सेप्चुअली कर दिया, और लास्ट में जाकर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हम ऐड कर लेंगे। मेरी उम्मीद, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ूं, और उसके बाद ही मतलब हम अपना आगे अपने शेड्यूल को लेके चलेंगे। चलो, आज का लेक्चर कोशिश यही है 40-45 मिनट में लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाए। चलो जी, पहला कॉन्सेप्ट जैसे कि आपके नाम के सामने भी आपको देखने को मिल रहा है, स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। सर प्लीज मुझे बस एक बात का आंसर दे दो, प्लीज इसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, नोट्स की तरफ कोई नहीं देखेगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा? लोकतंत्र। इंग्लिश की हिंदी नहीं मांगी है मैंने सर। ओ सर, इंग्लिश की हिंदी कर दी हमने तो नहीं। तो आप बता दो क्या होगा लोकतंत्र का मतलब? डेमोक्रेसी का मतलब होगा पार्टिसिपेशन। अगर मैं सही शब्दों में यूज करूं एज पर कंपनी लोग क्या कहना चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा सर? पार्टिसिपेशन। मतलब सर शेयर होल्डर्स की पार्टिसिपेशन। शेयर होल्डर्स कंपनी के कहां पार्टिसिपेशन? इन दी अफेयर्स ऑफ दी कंपनी। तो शेयर होल्डर्स कंपनी के अफेयर्स में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। इन शॉर्ट तो ये, और क्या बोल रहे हैं सर? एक चीज आप लोगों को ना सबको पता होनी चाहिए, ये कंपनी के
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कंपनी के कुछ बच्चे शेयर होल्डर्स। अब क्या आप लोगों को सबको पता है कि कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली क्या रोल प्ले करते हैं? मैं बोल सकता हूं सर ये गवर्नेंस, कंपनी के अंदर गवर्नेंस की जो लायबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है, वो किसके शोल्डर्स पे होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबको समझ में आ रहा है? सर अब कंपनी के अंदर जो गवर्नेंस की ड्यूटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, क्या पता वो उसको सही तरीके से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। शेयर होल्डर्स ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया सर, शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा लगाया, वो डर रहे हैं। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, पैसा निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, सेल आउट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो रहा है। अब इस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे? कंपनी चाहेगी हम क्यों ना जो भी डिसीजन मेकिंग करें उसके अंदर शेयर होल्डर को इन्वॉल्व कर ले। भाई उनका पैसा लगा है, मालिक तो एक्चुअली में ओनर तो कौन है? शेयर होल्डर ही है। आप तो बस एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हो, आप तो बस उनको रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेटिव हो उनके बिहाफ पे। एक्चुअल ओनर तो शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा लगाया। मैं मानता हूं वो एन नंबर ऑफ है, बट कहीं ना कहीं क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने पैसा लगाया और मैं आपसे सलाह ले लूं तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो क्यों ना हर डिसीजन मेकिंग में जहां भी जरूरत है वहां लॉ मेकर बोलता है कि शेयर होल्डर्स की डिस्कशन ले लो, उनका पार्टिसिपेशन ले लो, कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि उनका पैसा सही हाथों में है। ठीक है जी, तो वही चीज बोली जा रही है, पार्टिसिपेशन करना इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो क्या बोलता है हमारा शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। और दूसरी शब्दों में अगर मैं एक बात करूं, वर्कलोड को बेसिकली टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। क्या बोल दिया? टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। भाई सारी की सारी मालिकाना हक डायरेक्टर्स के हाथों में ना जाए, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर भी देखने वाला कोई बैठा हो, शेयर होल्डर्स अपने पैसे को एक तरह से ओवरलुक करते रहे टाइम टू टाइम, वो जरूरी था। तो हम कॉन्सेप्ट लेके आए शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। कंपनीज एक्ट 2000 कंपनीज एक्ट 2013 एक माइलस्टोन है शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 ने शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को बेसिकली मैं बोल सकता हूं चार चांद लगा दिए, इस कॉन्सेप्ट को एक बढ़ावा दिया है, इनिशिएट किया है, प्रोवोक किया है। सेक्शन 179 ने इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, आज ही डिस्कशन करेंगे। फिर इसी एक्ट में सेक्शन 108 ने इसको इनिशिएट किया है, आज ही बात करेंगे। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया है, आज ही बात करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि शेयर होल्डर डेमोक्रेसी देखो, लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ का देता हूं। साइरस मिस्त्री नाम सुना है सबने? आधे बच्चों को तो सुना होगा। सर मिस्त्री हमारे घर पे अभी लगे हुए हैं, और एक्चुअली में लगे हुए हैं मेरे घर पे भी, तभी मेरे को ना डे टाइम में टाइम नहीं लग पा रहा है मुझे, और थोड़ा सा डिले होता जा रहा है ड्यू टू माई मैरिज। तो मेरा कुछ घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डिले हो जाता है दिन भर में। तो यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मिस्त्री। तो साइरस मिस्त्री कौन थे? साइरस मिस्त्री इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा सन्स। टाटा की जो होल्डिंग कंपनी है बेसिकली एक प्राइवेट, उस बेसिकली मैं बोल सकता हूं वो अनलिस्टेड कंपनी, उसका एमडी एंड सीईओ इज कौन? साइरस मिस्त्री। अब वो ना बड़े गंदे से काम कर रहा था, अब शेयर होल्डर्स को गुस्सा आया, बेसिकली टाटा जी ने उनको, शेयर होल्डर ने उनको निकाल के बाहर। तो वही चीज बोल रहा है, शेयर होल्डर्स की पावर, शेयर होल्डर्स की पावर कितनी है, शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन। तो क्या मैं बोल सकता हूं शेयर होल्डर को भी आवाज उठाने का हक है? यही शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी बोलती है। अच्छा, अगर इसको मैं रिलेट करता हूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, अपनी डे टू डे मर्रा की जिंदगी से, हर इंसान को वोट देने का अधिकार है, हर इंसान को सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, और अपना मिनिस्टर चूज करने का, अपना पीएम सीएम चूज करने का अधिकार है। वही तो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री। और एक डिक्टेटरशिप जहां एकाधिकार है, जहां वोट देने का हक नहीं है, वहां चिंगपोंग बेसिकली नॉर्थ साउथ कोरिया, चाइना, वहां वोट ही नहीं होते, वहां पे चलता ही बस उनका शासन है। तो इस तरीके की डिक्टेटरशिप नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। हर इंसान को, सिटीजन को अपनी आवाज, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है, हर इंसान को वोट देने का अधिकार है, हर इंसान को बोलने का अधिकार है, असेंबल कॉन्जरेट मतलब असेंबल होने का अधिकार है, उनकी बात को सुनने का अधिकार दिया गया है। इसी तरीके से शेयर होल्डर्स को भी राइट टू वोट है। शेयर होल्डर्स के बोल सकते हैं एन नंबर ऑफ राइट्स है, बंडल्स ऑफ राइट है, उनको उन सारे राइट्स को एक्सरसाइज करने का अधिकार दिया गया है शेयर होल्डर डेमोक्रेसी के अंदर। जो राइट शेयर्स के साथ अटैच होते हैं, राइट टू वोट, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, तो किसी को हम प्रेशर नहीं कर सकते आप जनरल मीटिंग में नहीं आओगे। राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू बेसिकली हम बोल सकते हैं राइट टू रिसीव डिविडेंड, तो हम ये नहीं कि सबको दे दिया, किसी एक शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया, नहीं। राइट टू असेंबल, आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में शेयर होल्डर्स बात कर सकते हैं। ये सारे राइट शेयर होल्डर डेमोक्रेसी की वजह से आप लोगों तक, इतना सबको समझ में आया? स्टिल
कितना भी फोर्स लगा लिया लो ने शेयर होल्डर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए, कितना भी एफर्ट्स लगा लिया, स्टिल फिर भी मैं आज भी बोल सकता हूं शेयर होल्डर डेमोक्रेसी इंडिया में उस लेवल तक नहीं है। उसके बहुत सारी वजहें हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि सर शेयर होल्डर ना बस पैसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो? बस वो पैसिव इन्वेस्टर है, बस पैसा लगा दिया और सो गए यार, एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है। उससे क्या होता है, जो एक इतना अच्छा वेपन था हमारे हाथ में, एक पावरफुल वेपन था शेयर होल्डर्स के हाथ में कि वो अपना कंपनी में अपना ओवरसाइट कर सकते हैं, उन्होंने उस पावरफुल वेपन को, सब सारे प्रोविजंस को एक डेड प्रोविजन बना दिया। और कंपनीज में अगर वो चाहते तो अगर डायरेक्टर्स कुछ गलत करते तो उसको करेक्ट करवा सकते थे, अगर डायरेक्टर कुछ भी करते तो उनको डायरेक्शन दे सकते थे कि ऐसे काम करो। उन सारी चीजों को डायरेक्टर्स ने क्या किया, सोते रहे, सॉरी मेंबर्स सोते रहे और उन सारी पावर्स को अपने हाथों से खत्म कर दे, क्योंकि एक्टिव ही नहीं है। अब होता क्या, जनरली ऐसा क्यों होता है इंडिया में कि शेयर होल्डर्स का एक्टिविज्म इतना नहीं है कंपनीज के अंदर। गवर्नेंस में आप ये टॉपिक पढ़ोगे भी, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, शायद अब तो आईसीएससी ने डिलीट कर दिया, माइट भी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म आप पढ़ोगे भी। अब होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर जनरली क्यों प्रॉब्लम आती है, देखो जनरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम शेयर होल्डर्स की क्यों इंडिया में क्यों आती है कि डेमोक्रेट होने के बावजूद भी शेयर होल्डर को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वोटिंग स्ट्रेंथ जो होती है शेयर होल्डर्स की, वो कंपनीज के अंदर इतनी नहीं पहुंचती, जनरल मीटिंग के अंदर इतनी नहीं पहुंचती। वो क्यों, ऐसा क्यों सर, वो क्यों नहीं पहुंचती सर? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर, जो मेंबर है वोटिंग स्ट्रेंथ पूरी है, लेकिन मेंबर जो अवेल होते हैं तो खुद से या प्रोक्सी के थ्रू वो इतने नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि सर जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, एक रीजन ये भी है कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो कंपनी का है वो फार अवे, जनरली जानबूझ के कंपनी ऐसी जगह अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाती है जहां जाना मेंबर्स का इतना पॉसिबल नहीं है, कोई फ्री वाला बंदा ही वहां पहुंच पाएगा। दूसरी चीज अगर मैं आपको बात करूं, एनफ टाइम, एम्पल टाइम नहीं है अपने बिजी शेड्यूल, अपने हेक्टिक शेड्यूल में से निकालने के लिए कि हम मीटिंग तक जाएं, तो वो उस चीज को अवॉइड करते हैं कि सर हम इतनी देर में तो इतना पैसा अर्न कर लेंगे। एंड द लास्ट वे और सबसे मेन इंडिया की कारण है सर, इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेटेड लोग नहीं हैं, इतने एजुकेटेड एनफ, एक्सपीरियंस्ड एनफ नहीं है कि मीटिंग के अंदर क्या होगा हमें समझ में आएगा। तो वो सारी चीजें एक फैक्टर्स हैं इंडिया में शेयर होल्डर डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट को आज भी वो लेवल ना मिलने का सबसे बड़ा ये कारण है, सबसे बड़ी ये वजह है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए लाइक फार अवे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, सारे शेयर होल्डर वोटिंग में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, या शो ऑफ हैंड्स हो जाता था सेक्शन 107 उसमें, लाइक मान लो कि जितने वहां पे बैठे हैं वो सारे उन्होंने कंपनी ने अपने बिठा लिए और कुछ उनके चुनिंदा लोग आए, कुछ 10-20 बाहर के आ गए और कुछ कंपनीज के ही एम्प्लॉइज जो शेयर हैं सबने बैठ के अपना हैंड रेज कर दिया और रेजोल्यूशन जैसा कंपनी चाहती थी वैसा पास हो गया। या फिर पोल, वोटिंग बाय पोल हो रहा है और पोल में भी अब मान लो रिलायंस कंपनी और वहां पे अनिल अंबानी जी ने, मुकेश अंबानी जी ने हैंड रेज कर दिया, नीता अंबानी ने 52-53% शेयर उनके रिलायंस में आ गए, तो वैसे ओआर पास हो गया। और कुछ 10-12%, 15% लोग उनके अपने बैठे होते हैं वहां पे, तो वैसे ही पास हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि एक चीज सबको पता है ना, जो भी लोग मीटिंग अटेंड करेंगे उनके बीच में ही उनकी रेशियो कोई 50% ओआर, मतलब 50+ ओआर और 75 को एसआर माना जाता है। अब उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते ही कंपनीज एक्ट 2020 जो मैं बोल रहा था माइलस्टोन आया, उसने क्या किया, 108 सेक्शन ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आया कि सर आप अपने घर बैठे भी आप वोट दे सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिससे ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स का एक्टिविज्म, पार्टिसिपेशन मीटिंग के अंदर होगा और वो जो एक एकाधिकार मीटिंग में चल रहा था, कंपनीज में चल रहा था, वो कम हो जाए। फिर एक कॉन्सेप्ट और आईसीएसआई ने बेसिकली अपने मॉड्यूल के अंदर भी डाला और मुझे भी अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट का नाम है एसोसिएशन ऑफ शेयर होल्डर, ग्रुप, संगठन, सारे शेयर होल्डर्स ने मिलकर एक अपने एक एसोसिएशन बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। अब उसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे सोसाइटी एक्ट के अंदर या फिर अदर रेलेवेंट एक्ट के अंदर, और उसके नाम पे मिनिमम कंपनीज को बोलेंगे कि सर आपको इतने मिनिमम शेयर्स इसको देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे लोग मिलके उस एसोसिएशन के मेंबर बनेंगे और उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए उनके हक में कंपनी में कोई भी गलत डिसीजन पास नहीं होने देंगे, एसोसिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इतना आप लोगों को, सबको, बच्चों को समझ में आया? मैंने काफी हद तक कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं, बट छोटे छोटे 1-2 कॉन्सेप्ट इसके में मेरे को और बताने रह गए हैं। देखो, डायरेक्टर स्टिल हम फिर भी बोल रहे हैं शेयर होल्डर इतने एक्टिव नहीं है, शेयर होल्डर अपने पैसिव हैं, सोते रहते हैं, वो नहीं करते। फिर भी डायरेक्टर की जवाबदेही बनती है शेयर होल्डर्स को, एटलीस्ट 2 रीजन में, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, एटलीस्ट 2 वजह ऐसी हैं फिर भी शेयर डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों सर? पहली चीज, सर शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है कंपनी, इन्वेस्टी कंपनी के अंदर, मतलब आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है,
तो वो चाहेंगे कि हमारी जिस इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर हमने पैसा लगाया है उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिकली साउंड रहे, इकोनॉमिक वायबिलिटी, फिजिबिलिटी बनी रहे। तो वो आपकी ड्यूटी बनती है बीइंग अ डायरेक्टर की, सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियली अपनी कंपनी को साउंड रखो, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया अपना दिन रात कमा के, उसको आप बर्बाद ना करो, अपने पर्सनल यूज में ना लेके जाओ या फिर बर्बाद ना करो। दूसरी क्या ड्यूटी बनती है, सर हो सकता है कंपनी थर्ड पार्टीज के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रही है वो ट्रांजेक्शन सारी की सारी आप पब्लिक को, नॉन को बताओ। अगर वो थर्ड पार्टी को रिलेटेड पार्टी ना हो, या आपने थर्ड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन की है वो कम प्राइस पे कर दी, होनी ज्यादा प्राइस पे थी, मतलब आपने कम प्राइस पे उसको बेच दिया, आपने ज्यादा प्राइस पे खरीद लिया, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस आप नहीं करोगे। ये आपकी ड्यूटी बनती है शेयर होल्डर्स के लिए। बेसिकली ड्यूटी नहीं बोलूंगा, ये आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस है। तो इन सबको समअप करते हो बेसिकली एक ही चीज देखी गई है कि ये अब इतने सारे शेयर होल्डर्स फैले हुए हैं, अब हर जगह अगर शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे पर्सनली लगता है डिसीजन लेना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कंपनीज एक्ट ने कुछ समझा, या मैं बोल सकता हूं कंपनीज एक्ट ने इस चीज को समझ के एक प्रोविजन को जन्म दिया, एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। सर कंपनी के अंदर दो बॉडी होती हैं, आप ध्यान से सुन लो, फिर सारे नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। सर कंपनी के अंदर देयर आर टू टाइप्स, टू बॉडीज, फर्स्ट वन इज डायरेक्टर्स एंड द सेकंड वन इज शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर जो होते हैं वो भी डिसीजन लेते हैं, गवर्नेंस डिसीजन लेते हैं, शेयर होल्डर भी डिसीजन लेते हैं। सर जो डायरेक्टर डिसीजन लेंगे वो डिसीजन कंपनी में कैसे लिए जाएंगे, बाय वे ऑफ बोर्ड मीटिंग, और जो जनरल शेयर होल्डर्स लेंगे वो कैसे लिए जाएंगे, बाय वे ऑफ एजीएम या ईजीएम। बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा, बीआर, मतलब मेजोरिटी वोट जिसके फेवर में बीआर पास हो गया, और जनरल मीटिंग में क्या पास होगा, ओआर या एसआर। एसआर का मतलब सब बच्चों को पता होगा 75%, इसका मतलब आपको पता होगा 50.1%, मोर देन 50% वोट कास्ट इन फेवर, इतना सबको पता है। सर अब इससे काम नहीं चलेगा, अब हम बोल रहे हैं कि हो सकता है सर अगर हमने सारी की सारी पावर, अगर कंपनीज एक्ट, देखो अपॉइंट करना, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने तक की पावर भी कंपनीज एक्ट ने किसके हाथ में दे दी, शेयर होल्डर्स के हाथ में। सब बच्चों को पता है इस चीज के बारे में। सर अब हो सकता है सारी की सारी पावर अगर शेयर होल्डर्स के हाथ में दे दें तो वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है और इतने ज्यादा है कि डिसीजन नहीं लिया जाएगा। कंपनीज एक्ट ने इस बात को समझा और एक कॉन्सेप्ट लेके आया, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। मतलब जो कंपनी ने कुछ डिसीजन लेने की पावर को किसको दे दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रांसफर कर दिया। और वो किस तरीके से, दो तरीके से। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, कैसे, बाय वे ऑफ एमओए या एओए। सेकंड वन इज बाय कंपनीज। Although consecutively all the act relating to the company can be performed in general meeting, but most of the power in regard thereto are delegated to the board of directors। और मेनली कॉन्स्टिट्यूशन भी दे सकते हैं उसके थ्रू भी, और कंपनीज एक्ट ने भी बताया। कंपनीज एक्ट ने कहां बताया, सेक्शन 179, हेडिंग क्या है सेक्शन की, पावर्स ऑफ बोर्ड्स। वो क्या बोलता है, जो भी पावर कंपनी ने बोला गया है कि कंपनी कर सकती है, जो भी काम कंपनी कर सकती है टू डू, वो सारे के सारे काम की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी डेलीगेट की गई है, वो भी कर सकते हैं। देखो पढ़ के, A general power has been conferred on the board of directors. Board of directors of a company shall be entitled to exercise all such powers and to do all such acts and things as the company is authorized to do and exercise and to do। आ रही है बात समझ में? इसी चीज को माइंड में रखते हुए क्या बात बोली गई है, लेकिन 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 प्रोवाइजो बोलता है कोई ऐसी चीज जो कंपनी ने ओआर पास करके, एसआर पास करके, या एओए ने एक्ट बोलता है कि ये काम सिर्फ जनरल मीटिंग में ही होगा, सब्जेक्ट टू द जनरल मीटिंग, तो वो जनरल मीटिंग में ही होगा। देखो, रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डू थिंग्स which are specifically required to be done by the shareholder in the general meeting under the provision of companies act, MOA या AOA, या फिर और रिजोल्यूशन भी यहां आप डाल सकते हो, रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है, तो वो स्पेसिफिकली कौन पास करेंगे, मीटिंग। अदरवाइज वो पावर डायरेक्टर्स के हाथ में चली जाएगी। सर ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, यस देयर आर टू ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। देखो पहली ड्यूटी तो क्या बोलता है, डायरेक्टर्स अपनी अटमोस्ट जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो उतनी स्किल्स, उतनी केयर, अटमोस्ट स्किल्स का यूज करेगा कंपनी के अफेयर्स को बचाने के लिए और उसको सही यूज करने के लिए। अगर आप नहीं करते हो, आपका नेग्लिजेंस आपके पार्ट पे पाया जाता है, तो लायबल टू डैमेजेस भी आप ही होगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी आप ही हो। सेकंड ड्यूटी फिड्यूशियरी ड्यूटी, हर बच्चे को पता है सर फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब क्या है, एज अ ट्रस्टी, यानी जो पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया है उसको कंपनी के बेनिफिट के लिए लगाएगा, उसको कोलेटरल बेनिफिट के लिए नहीं लगाएगा, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं लगाएगा, और उससे कोई भी प्रॉफिट बना के अपनी पर्सनल पॉकेट के अंदर नहीं डालेगा। ठीक है जी, ये मैं आपको बता चुका हूं। वोटिंग स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी एंड फ्लोज ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी इन कंपनीज, क्या है, कंपनीज है इंडिया, कुछ भी मान लो। वोटिंग स्ट्रेंथ, अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर, प्रोक्सिमिटी ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब प्रोक्सिमिटी मतलब कितनी दूर है रजिस्टर्ड ऑफिस, तो ये सारी डेफिशिएंसीज हैं। अच्छा, कुछ मेजर्स जो इसको बचाने के लिए, ई वोटिंग कॉन्सेप्ट है, एसोसिएशन ऑफ शेयर होल्डर आया। एक बार ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में क्वेश्चन
आ चुका है कमेंट बेस। अच्छा, कुछ ना बच्चे बोलते हैं सर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो भी चीज मैं सारी आपको बताऊंगा। पहले टेस्ट लूंगा, जो आप गलतियां करोगे तो मैं क्लास में उसको बताऊंगा कि आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना। तो ये सारा हुआ हमारा। ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेफ्टी वाला कि दो ड्यूटी डायरेक्टर्स को दो चीजों के लिए आंसरेबल आज भी है शेयर होल्डर्स को लेके। पहला तो ये कि जो उन्होंने पैसा लगाया सेफ इन्वेस्टमेंट रहे। दूसरा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप थर्ड पर्सन के साथ बने तो उसको थोड़ा सा ध्यान से रखे। पावरफुल वेपन था करेक्ट करना या फिर उसको डायरेक्शन देना, मैं बता चुका हूं सर आपको। और एक्टिव पैसिव वाला भी हो चुका है। अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स भी हो चुका है। शेयर होल्डर्स के पास राइट टू स्पीक, असेंबल होना, को होल्डर्स के साथ मिलना, गोइंग क्या चल रहा है कंपनी में वो जानना। तो एक बेसिक सी चीज, देखो हर चीज बोलते हैं बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कोई भी रूल्स बनाना, लॉ बनाना फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, उनके लिए बनाना, उनके द्वारा बनाना, उनके साथ बनाना, वही चीज बोला गया शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर डेमोक्रेसी मींस द रूल ऑफ द शेयर होल्डर, बाय द शेयर होल्डर, फॉर द शेयर होल्डर इन द कॉर्पोरेट। उम्मीद है सबको शेयर होल्डर डेमोक्रेसी आया, ठीक है ना जी। तो अभी सेकंड, एक बार प्लीज इस कॉन्सेप्ट को आप देख लो, मैं नोट्स से दिखा देता हूं आराम आराम से। यहां वर्किंग नोट में आपको कुछ भी अपने नोट्स बनाने हैं तो यहां आप उसको डाल सकते हो। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा, जहां मैंने ए बी बनाया ना, ए बी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां मैंने ये बनाया है उससे थोड़ा सा कम, मतलब अगर मैं मार्क्स दूं उसको 100%, इसको मैं मार्क्स दूं तो 90%। ठीक है ना, ए बी जहां भी मैंने लोगो डाला अपना। ये देखो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की है कि आपको हेल्प हो। जितने चैप्टर्स के मेरे से पॉसिबल कोशिश रहेगी मैं बनाऊंगा इस वे में। तो कुछ आप लोग अगर मेरी कुछ बच्चे अगर कुछ अच्छा लगे आपको कि सर ऐसे चार्ट बन सकता है तो प्लीज मेरी हेल्प जरूर करना। सबके बेनिफिट के लिए मेरे तो लोगो ही ये है, लर्नर्स गाइड, जीना सीखना और सीखना बंद तो जीतना बंद, मतलब जीना है तो सीखना है, और जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीना ही बंद हो जाएगा। ये देख लो आप, ठीक है जी। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट, उसके बाद में भी मैंने कुछ छोड़ दिया कि आपको प्रैक्टिस करनी हो तो अपने नोट्स के अंदर। बट बाय डिफॉल्ट मैं ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं कर पाऊंगा अपने। पढ़ लो फटाफट पढ़ो। देख लो देख लो देख लो ये वाला चार्ट भी, जिस बेचैन हो रहे हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऐसा कोई चार्ट मैंने बनाया है कि जिसने मेरा दिल खुश कर दिया। और मतलब ऑनेस्टली आप लोगों को जाने से पहले ना उसी टाइम मैंने कॉपीराइट इसका फाइल कर दिया, पहले बाहर की बार कॉपीराइट फाइल कर दिया। मतलब कि मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, 500 रुपीज फीस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अप्लाई तो कर दूं। क्योंकि फॉर श्योर पूरा का पूरा मेरे माइंड की क्रिएटिविटी है, मिलना तो है ही। बस एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वहां मैंने इसको ठीक करके वैसे बोल दो बाद में भेजा है। देखो सब कुछ आ गया, मतलब आपका इस चार्ट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट, वो जो डेढ़ पेज का था, 2 पेज का था, सारा मैंने इस एक चार्ट के अंदर कवर कर दिया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली मतलब विद्या मेरे हाथ में है। एक एक चार्ट मैं अपनी बुक का खुद बनाता हूं, ये चार्ट भी मैंने एक एक चीज खुद बनाई है, एक एक बॉक्स मैंने इसका खुद बनाया है, एक एक लाइनिंग मैंने खुद बनाई है इस चार्ट की। आप लोगों के लिए, बस आप लोगों का प्यार ही मुझे ये बोलता है कि यस अंकुश मेहनत करो, एफर्ट्स करो। आप लोगों ने जो मुझे ड्राफ्टिंग महारिविजन के फर्स्ट सेशन में जो रिस्पॉन्ड किया है, उसने मुझे और मतलब और प्रोवोक किया और मेहनत करने के लिए मुझे उकसाया है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा उससे भी ज्यादा दमदार आएगा, आज से भी ज्यादा डिस्प्यूट का मेरा नेक्स्ट लेक्चर और ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है जी, चलो।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2, सर हमारी बुक के अंदर तो आपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 डाला है। यस बच्चों, मुझे अभी लगा रिवीजन करवाते टाइम पे कि मुझे इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहिए, मुझे ये सेकंड नंबर पे डालना चाहिए और मैं बुक में भी बाद में चेंज कर दूंगा। तो जो भी आने वाले अटेम्प्ट्स होंगे उनकी मैं बुक में भी इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोलता है हमारा, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सर क्या आप शेयर बोल रहे हो, पागल बना रहे हो, तो सिक्योरिटी लिखा है, बिल्कुल लिखा है, वो मेरे से गलती हुई है, शेयर्स वर्ड नहीं है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर वारंट्स एंड ऑल, सब चीज हो। बट यहां अगर मैं बात करूं तो दो कॉन्सेप्ट यहां भी हैं, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। कोई भी बच्चा, एनीवन कोई भी मेरे को बता दो, हाथ उठा के वहीं से ही बता दो कि सर हमें ये आता है, हमने ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पढ़ा है। और जिस बच्चे को नहीं पढ़ा है वो एक काम करो, यूट्यूब का लेक्चर बंद करो और कहीं जाके डूब मरो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा, वेट फॉर अ व्हाइल, ओके, फ्लिपकार्ट सेल, राइट। ट्रांसफर का मतलब क्या होगा सर, जब दो लिविंग पर्सन, सर ये क्या बोल रहे हो, हाँ, इंटर विवोज, व्हेन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म बिटवीन टू लिविंग पर्सन। पहली बात तो ये बता दूं, ये सेक्शन किस पे लगता है, ओनली व्हेन शेयर इज इन फिजिकल फॉर्म, तब ये सेक्शन हमारा आएगा पिक्चर में। ई फॉर्म, डीमेट फॉर्म वाले के लिए शेयर सेक्शन हमारा यूज नहीं होगा। सर ये क्या बोल दिया, तो हमने पहली बार सुना है ट्रांसफर बिटवीन इंटरव्यूज। अरे नलायको, लास्ट क्लास में ड्राफ्टिंग के समझा के हटाऊं कि कन्वेंस वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे लगता है। अगर हम शेयर को भी ट्रांसफर कर रहे हो बिटवीन टू लिविंग, सर एक क्वेश्चन किसी नलायक ने मुझे नहीं पूछा, मैं चाह रहा था कोई मुझे क्वेश्चन पूछे, मैंने लास्ट क्लास में ड्राफ्टिंग की क्लास में इंटेंशनली वो पॉइंट मैंने छोड़ा था। सर इंटरव्यूज मतलब आपने मुझे हमें बताया टू लिविंग पर्सन के बीच में, सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्ट बोलता है टू लिविंग पर्सन। सर क्या यहां कंपनी भी हो सकती है, कंपनी भी एक जिंदा पर्सन है, बिल्कुल हो सकती है। एक इंडिविजुअल और एक कंपनी के बीच में भी ट्रांसफर हो सकते हैं शेयर, तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, टू लिविंग पर्सन। सर एक क्वेश्चन और मैं आपसे यहां ना एक चीज एडिशन करना चाहूंगा मैं, अरे भाई मत भागो यार, एक चीज ना मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगा बच्चों, इंटरव्यूज प्लस विलिंगनेस टू ट्रांसफर। तो ये क्या बोल दिया, बिल्कुल अभी बताऊंगा, प्रूफ करूंगा। इंटरव्यूज है और आपने अपनी इच्छा से उसको ट्रांसफर किया है, दैट इज द ट्रांसफर। सर फिर ट्रांसमिशन क्या होगा, आज तक बचपन से पढ़ते हैं भाई सर, ऑपरेशन ऑफ लो, कोई बात नहीं आज भी वही पढ़ लो भाई, ऑपरेशन ऑफ लो मतलब, सर ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब हमें ना हमारे फैकल्टी ने बताया था, अगर किसी की डेथ हो जाए ना, इन केस ऑफ डेथ, तो जो उसके लीगल हायर्स होंगे, जो भी उसके लीगल हायर्स होंगे उनके पास वो शेयर चले जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था सर, नॉमिनी वाला, सेक्शन 72, अगर उसने नॉमिनी बना रखा है तो क्या होगा सर, नॉमिनी के पास वो शेयर चले जाएंगे और वो SH 12 बोलता है सर, वो सबके ऊपर हावी होगा, उसके ऊपर इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया, कोई भी एक्ट, सक्सेशन एक्ट भी उसके ऊपर नहीं लगेगा। अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी के पास ही वो शेयर्स जाएंगे, अदरवाइज जो भी उसके लीगल हायर्स होंगे वहां वो शेयर्स चले जाएंगे। सर ये कॉन्सेप्ट बताया था। पहली बात तो मैं बता दूं, ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता, ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब यहां अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो भी उसके शेयर ट्रांसफर होते हैं, अगर वो पागल हो गया, ल्यूनेसी की पोजीशन में अगर उसका माइंड अपसेट है तो भी उसके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, जो भी उसके केयर टेकर होगा उसमें। सर ओ सर, आपने हमें ये बोला कि इंटरव्यूज होगा ट्रांसफर, उसको हम ट्रांसफर मान लेंगे, और जनरली ट्रांसमिशन क्या होगा, आफ्टर डेथ होता है, मतलब दो बिटवीन टू लिविंग पर्सन नहीं होगा, ये बोलना प्योरली गलत होगा, जिस फैकल्टी ने बोला है वो गलत बोला है। ट्रांसमिशन बिटवीन इंटरव्यूज भी हो सकता है। सर कंफ्यूज कर रहे हो, इंसॉल्वेंसी में क्या होगा, आप इंसॉल्वेंट हो गए, सॉरी आप नहीं हुए, कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन, अब इसका जो शेयर्स है वो कहां जाएंगे,
मान लो फॉर द टाइमिंग ऑफिशियल लिक्विडेटर, कहां जाएंगे वैसे तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के, आरपी के, ठीक है। तो वो तो जिंदा पर्सन है भाई, इंटरव्यूज, बट क्या उसकी विलिंगनेस थी? ये जाएंगे, इंटरव्यूज होगा, बट अनविलिंगनेस, वो नहीं चाहेगा कि मेरे शेयर जाएं। ल्यूनेसी, उसको तो पता ही नहीं, जिंदा जरूर है बट उसकी विलिंगनेस नहीं है, उसको तो पता नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट समझो, इंटरव्यूज आते ही सिर्फ ट्रांसफर मत मानना, अगर उसकी विलिंगनेस है तो ट्रांसफर मानना। तभी मैंने लास्ट क्लास में ड्राफ्टिंग में बताया था, अगर गवर्नमेंट एक्वायर करती है उसकी प्रॉपर्टी को तो उसको कन्वेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो विलिंगनेस नहीं है उसकी ट्रांसफर करना। अगर वो अपनी इच्छा से देता है तो वो ट्रांसफर माना जाएगा। दैट्स इट, क्लोज। मजा आया कॉन्सेप्ट में? चलो, तो पहली चीज ये सर, ये पहले कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर यहां शेयर्स वर्ड था, तो कंफ्यूज रहते थे बच्चे, सर डिवेंचर्स में क्या होगा? यहां लॉ मेकर ने वर्ड यूज कर दिया सिक्योरिटीज, सेक्शन नंबर 50। उम्मीद है सबको इतना समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 सर, कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ओरली समझाता हूं, फिर आप एक चार्ट देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले मैं बात करता हूं ट्रांसफर की। आप मतलब मैं हूं ट्रांसफरर, मैं हूं सेलर, मेरे पास हैं कुछ रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर्स। मैं चाहता हूं 1000 में से मैं कुछ 500 शेयर्स आपको ट्रांसफर कर दूं, और 1 रुपीज का एक शेयर है, मैं चाहता हूं मैं आपको ट्रांसफर करूं। तो मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? जस्ट एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप फाड़ी और आपको दे दी। अगर वो फिजिकल फॉर्म में है तो मैं कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? ध्यान सर, सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उन डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो कंपनी के पास, पहली बात तो ये सेक्शन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, ऑल कंपनीज, प्राइवेट पब्लिक दोनों, तो दोनों में सेम डॉक्यूमेंट है, कंपनी के पास पूरी पावर है उसको रिजेक्ट करने की, अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो। हाँ, लेकिन स्टैंप ड्यूटी कम हुई तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, पहले उसको बोल देंगे सर इसको पूरा कंप्लीट कर लो। वो एक वैलिड केस लो भी था उसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा? पहला डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। सर हमारे तो खून पी लिया यहां पे, हमने एग्जाम में डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर लिख दिया और एग्जामिनर ने काट लिया। बिल्कुल काटना था, क्योंकि अभी आपने ड्राफ्टिंग की मेरी महारिवीजन का सेकंड बैच नहीं देखा, सेकंड सेशन मैंने नहीं लिया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में और डॉक्यूमेंट में डिफरेंस होता है। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो, डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, बट इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक वो डॉक्यूमेंट जो राइट्स और लायबिलिटीज को क्रिएट करे, असाइन करे, राइट्स और लायबिलिटीज को अराइज करे, किसी के फेवर में करे, ट्रांसफर करे, तो उसको बोल देंगे इंस्ट्रूमेंट। तो सर इंस्ट्रूमेंट यहां समझ गए अब डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लिख लिया गया? क्योंकि यहां शेयर्स जो मेरे थे, मेरे पास जो उन शेयर्स के लिए राइट थे, राइट टू वोट, राइट टू एक्सेप्ट डिविडेंड, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, राइट टू रिसीव डिविडेंड, वो सारे के सारे राइट मैं आपके फेवर में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसका इंस्ट्रूमेंट। क्या वर्ड बोला? एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनाएंगे, लेकिन कंपनी लो ने उसको एक दूसरा नाम भी दिया, उसको हमने नाम दिया सिक्योरिटीज ट्रांसफर डीड, या अगर हम शेयर की बात कर रहे हैं तो शेयर ट्रांसफर डीड का नाम दिया। सर क्या कोई उसका फॉर्म है? बिल्कुल सर, कंपनी लो ने उसको फॉर्म भी दिया है, SH4 के अंदर मैं आपको उसको ट्रांसफर करूंगा। उसका फॉर्मेट है SH4 के अंदर सिक्योरिटीज ट्रांसफर डीड या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, वट एवर द केस में भी कोई भी नाम आप ले सकते हो। सर इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर प्रॉपरली स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी होगी। क्या करनी होगी सर? प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी होगी, ठीक है जी। सर उसके बाद प्रॉपर डेट मेंशन करनी होगी, और एग्जीक्यूट मतलब साइन करना होगा ट्रांसफरर को भी और ट्रांसफरी को भी। कब? जब हम कंपनी को भेजेंगे उससे पहले दोनों पार्टीज को साइन करके। फिर क्या करना होगा सर? एक कमी और रह गई, एक कमी और रह गई। सर एक कॉन्सेप्ट होता है शेयर सर्टिफिकेट का, मैं शेयर वारंट नहीं बोल रहा हूं, शेयर सर्टिफिकेट। आपको सर साथ में शेयर सर्टिफिकेट भी अटैच करके भेजना है। सर इन 500 शेयर्स के लिए मेरे पास, अच्छा सर मेरे पास तो 1000 के लिए एक ही शेयर सर्टिफिकेट था, तो उसको पहले कंपनी के पास भेजो, उसको स्प्लिट करवाओ, 500 का अलग करवाओ और 500 का अलग करवाओ, देन आप 500 फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। आप 1000 नहीं कर सकते हो, मतलब 500 नहीं कर सकते हो। पहले कंपनी में ट्रांसफर मैं मतलब भेजूंगा, उसको स्प्लिट अप करवाऊंगा, उसके बाद ही इसके कॉन्सेप्ट के अंदर मैं, समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा अब? मैं कंपनी के पास शेयर सर्टिफिकेट, मैं या आप, ट्रांसफर भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक ध्यान से सुनना, जब शेयर्स फुल्ली पेड अप हों, मतलब 1 रुपए का 10 रुपए का शेयर था, 10 के 10 मैंने फुल्ली पेड अप है, 500 शेयर है, 5000 रुपए के शेयर हो गए, फुल्ली पेड अप शेयर है, मैंने पूरे के पूरे दे रखे हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट जो मेरे पास दिया गया था, जिसका फॉर्म है SH1 शेयर सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट SH1 फॉर्म में, वो प्लस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यानी SH4 यानी शेयर ट्रांसफर डीड, स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्ली पे करके,
उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस प्रॉपरली पे करके, सर उसके ऊपर हम स्टैम्प डेट डाल के एग्जीक्यूशन करके, और उसको या तो ट्रांसफर या ट्रांसफर कोई भी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, जब से आपने उसको साइन किया उसके 60 दिन के अंदर अंदर डेट डाली है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर हम कंपनी के पास उसको ट्रांसफर कर देंगे। इतना समझ में आया सबको? हैंड रेज कर दो उसको समझ में आया। सर मुझे आया, आ रहा समझ में? हाँ सर, अब क्या होगा कंपनी को, अगर कंपनी के अगर कंपनी कब उसको अप्रूव करेगी, अब वो डिपेंड, सेक्शन 58 में हम पढ़ेंगे। ये हमारा काम यहां तक पूरा हो गया, 60 दिन के अंदर कर दो, देन कंपनी उसको रजिस्टर कर देगी और आपके नाम पे एक नए आपके नाम पे शेयर अलॉट कर देगी दूसरी ट्रांसफरी के नाम पे, और आपके नाम अलॉट नहीं करेगी, सॉरी, आपके नाम पे रजिस्टर्ड कर देगी। नाउ अब आप भी कंपनी के, अब अच्छा हो सकता है आप कंपनी के ऑलरेडी भी शेयर होल्डर हो, तो आप कंपनी के मेंबर पहले से ही थे, तो अब आपके नाम पे कंपनी शेयर रजिस्टर कर देगी। इतना समझ में आ रहा है सबको? इतना सबको समझ में आया? पक्का पक्का बिल्कुल। सर एक कॉन्सेप्ट और यहां से जन्म लेता है, हो सकता है जो मैं शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं वो पार्टली पेड अप शेयर्स हो, अभी पार्शियली उसका 10 रुपए में से 5 रुपए आए हो, 5 रहता हो, और मैं कंपनी के पास उसको ट्रांसफर कर रहा हूं ये सारे डॉक्यूमेंट, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, डायरेक्ट एकदम से उसको ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेगी, पहले एक नोटिस देगी आपको, आपको कंपनी नोटिस देगी, और वो नोटिस होगा SH5 में, और 2 हफ्ते का वेट करेगी, पूरे 14 डेज का वेट करेगी कि सर आप रिप्लाई करो, सर आप रिप्लाई करो, हां मैं रेडी हूं। आप अगर अपनी कंसेंट देते हो तभी आपके नाम पे वो शेयर रजिस्टर्ड होंगे, अदरवाइज कैंसिल हो जाएंगे। बात आई समझ में? पक्का पक्का। चलो जी देखो इधर, ऑल कंपनीज पे लगेगा ट्रांसफर यानी मेंबर है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यानी सिक्योरिटीज ट्रांसफर डीड SH4, ड्यूली स्टैम्प्ड डेटेड एग्जीक्यूटेड ऑन और बिहाफ, ट्रांसफर ट्रांसफर दोनों करेंगे, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। सर एक कॉन्सेप्ट और होगा, हो सकता है ना अभी शेयर बिल्कुल होला होला, अभी नई नई कंपनी ने शेयर अलॉट किए थे, अभी अलॉट किए हैं, और ना अलॉटमेंट के एक शेयर सर्टिफिकेट जो फर्स्ट टाइम मेमोरेंडम सब्सक्राइब जो करते हैं, तो 60 दिन के अंदर अंदर उनको शेयर सर्टिफिकेट क्या करना होता है, असाइन करना होता है। तो सर अभी 60 दिन के अंदर अंदर ही मैं सब्सक्राइबर टू द एमओए क्या करते हैं, उन शेयर्स को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर अभी सब्सक्राइबर छोड़ दो, अभी पब्लिक इशू आया था, अभी पब्लिक इशू में आपने शेयर्स को क्या कर लिया, अपने नाम पे अलॉट करवाना चाह रहे हो, अभी अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आया, अभी शेयर सर्टिफिकेट नहीं आया है। सर अभी अलॉटमेंट के अभी 2 महीने हुए हैं, मतलब 2 महीने का टाइम पीरियड होता है जनरली इसके लिए। तो अब हुआ क्या है सर, वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर 2 महीने का टाइम होता है अगर अलॉटमेंट करना है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आपने आपके नाम पे अभी 1 ही महीना हुआ था और आपने उससे पहले उन शेयर्स को बेच दिया, रेट अब चला गया पब्लिक इशू में, तो आप उसको सेल करना चाह रहे हैं उन शेयर्स को, तो आप उस केस में सर शेयर सर्टिफिकेट तो आया नहीं है, तो कैसे करोगे? कंपनी लॉ ने इसको ऑप्शन दिया लॉ में करने, इफ नो सर्टिफिकेट इज इन एग्जिस्टेंस along with the letter of allotment of securities। तो सर लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको जो मिला है वो आप साथ में लगा के भेज को काम आ रहा है, बस पक्का पक्का। तो वही चीज बोले जा रही है सर, कोई भी वेदर ट्रांसफर या ट्रांसफरी ट्रांसफर कर देगा कंपनी के पास, कितने दिन में कर देगा? 60 डेज, ये भी मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर चार्ट के अंदर, 60 डेज में। देन कंपनी शेल इशू सर्टिफिकेट, कितने दिन में करेगी सर? 2 महीने में, सर 2 महीने में, सर 1 महीने में, सर 6 महीने में। ये क्या बकवास है सर? 2 महीने तो अगर कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जो एमओए के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। सर अगर कंपनी ने अभी अलॉटमेंट किया, इशू लेके आई थी कंपनी अपना, पब्लिक इशू वगैरह लेके आई थी या प्राइवेट प्लेसमेंट, अभी अलॉटमेंट किया, फ्रेश अलॉटमेंट हुई है, तो उस केस में भी कितना होगा हमारा सर? 2 महीने। 1 महीना कब होगा सर? ट्रांसफर के केस में। तो सर यहां इस वाले केस में हमारा क्या होगा? ट्रांसफर में 1 मंथ के अंदर अंदर अगर कंपनी सेटिस्फाई हो जाती है तो 1 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर देगा, किसके नाम पे? और 6 मंथ सर डिबेंचर्स के केस में, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो कुछ भी है, डिबेंचर्स के ट्रांसफर हो, कुछ भी, उस केस में 6 महीने हमारा किया जाएगा। एक सेकेंड, नहीं, अलॉटमेंट के केस में 6 महीने हैं, और अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो चाहे वो हमारा क्या कहते हैं, अगर अलॉट डिबेंचर को भी ट्रांसफर करेंगे तो 1 मंथ, शेयर को भी ट्रांसफर करेंगे तो 1 मंथ, बट अगर डिबेंचर्स को अलॉट करेंगे तो वहां 6 महीने है, यहाँ 2 महीने शेयर के केस में, वहां 6 महीने तक का टाइम है। आ रहा है इतना समझ में? तो सर शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू कर देगी। सर मैंने ना कुछ स्टार लगाए हैं यहाँ, यहाँ मैंने कुछ स्टार लगाए हैं, बाकी यहाँ तो आप 1 मंथ लिख सकते हो।
सर पहला स्टार क्या बोलता है, अभी मैं बात करता हूं। अगर आपका ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट हो जाए, अगर आपका ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हो जाए, इंडेमनिटी। दूसरा स्टार मैंने ये इसी चीज के लिए लगाया था 166। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछा, अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो वो कॉन्सेप्ट 2SH5 जाएगा, 2 वीक का नोटिस जाएगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा। 60 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना है, तब कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं और सिर्फ ट्रांसफर ने किए हैं, ट्रांसफरी ने उसको नहीं भेजा है, तो उस केस में 2 हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा। ये देख लो सर, ये नीले वाला स्टार, ब्लू वाला स्टार बोलता है अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉस्ट हो जाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज नॉट बीन डिलीवर्ड, या फिर मतलब आपने भेजा था लेकिन वो अभी पहुंचा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी इंडेमनिटी बॉन्ड आपसे साइन करवा के बोर्ड आगे जैसे भी बोर्ड चाहेगा उसको कर सकता है। उसकी सारी ऑब्लिगेशन आपकी होगी अगर बाद में वो कोई और हाथ लग जाता है तो। ये देख लो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन केस ऑफ एमओए, सब्सक्राइबर टू एमओए की बात की जा रही है, 2 महीने। अलॉटमेंट किया गया है शेयर्स का, डिबेंचर्स का, कुछ भी मान लो यहाँ, तो 2 महीने। 1 मंथ किसके केस में मान लो आप, अगर नहीं सॉरी ये सिर्फ शेयर्स की बात की जा रही है। डिबेंचर्स के केस में अलॉटमेंट 6 महीने। अगर 1 मंथ अगर सिक्योरिटीज का हुआ है तो यहाँ वर्ड है सिक्योरिटीज, दोनों के लिए बात की जा रही है ना। उम्मीद है सबको ये चार्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक वर्ड इस चार्ट के अंदर मैंने कवर किया है, आपका पूरा सेक्शन कवर किया है। अच्छा, अब जो बात आ गई थी ट्रांसफर की, अब बात आ गई ट्रांसमिशन की। तो ये सब सेक्शन 2 ही है बेसिकली, ये क्या बोलता है, और उसके अंदर सब सेक्शन 4, 3 मैंने सारा ही मिक्स कर दिया उस चार्ट में। ये बोलता है कि सर ऊपर जैसे कंपनी कोई भी ट्रांसफर जब तक नहीं कर सकती जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे सारे। तो एक चीज और मैं बोल दूं आपको, एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं अभी ना, ऊपर ये जो मैं आपको बता रहा था, इंटरव्यू यानी जो ट्रांसफर होगा ना वहां पे क्या लगेगी, हमारी स्टैंप ड्यूटी। अभी तो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो कन्वेंस मान लेंगे उसको, क्या लगेगी उस पर, स्टैंप ड्यूटी। बट सर क्या ट्रांसमिशन के केस में भी ये सब कुछ होगा, क्या इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, भाई साइन कौन करेगा, ट्रांसफर की तो डेथ होगी। तो उस केस में जो उसके लीगल हायर्स होंगे या नॉमिनी होगा, वट एवर द केस में भी, ट्रांसमिशन के केस में बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांसमिशन के केस में से कोई भी नहीं बनेगा, डायरेक्टली कंपनी के नाम, कंपनी के पास पावर है उसके नाम पे, उसके लीगल हायर्स के नाम पे उसको रजिस्टर कर सकती है। अब लीगल हायर्स के पास भी ना, लीगल हायर्स के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो अपने नाम पे उसको रजिस्टर करवा लो, या बाहर की बाहर उसको अपने नाम पे रजिस्टर ना करवा के बाहर की बाहर उसको सेल कर सकते हैं। मान लिया जाएगा 60 दिन के अंदर अंदर बाहर सेल कर दो, मान लिया जाएगा कि आप उसके एक्चुअल ओनर थे और आपने साइन किया, तो मान लिया जाएगा कि जिसकी डेथ हुई थी एक्चुअली आपके ही नाम पे शेयर रजिस्टर थे, बिना विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बाहर सेल कर सकते हो। देखो अभी दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे नीचे। Nothing in subsection 1 shall prejudice the power of the company to register on receipt of intimation of transmission of any right to securities by operation of law from any person to whom such right has been transmitted. ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी और अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन, जो भी अगर ट्रांसफर किया गया, ध्यान से ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया शायद, आई गेस 5th पॉइंट या 3rd होगा। देखो मैं आपको साथ साथ प्रोविजन बता देता हूँ। 5th है, अगर डिजीज पर्सन का इन अ कंपनी मेड बाय हिज लीगल हायर, अगर क्या करता है, ट्रांसफर करता है उसका लीगल हायर जो उसको रिप्रेजेंट करता है, शेल इवन इफ भले ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ होल्डर देयर ऑफ बी वैलिड एज इफ, मान लिया जाएगा जैसे कि ही हैड बीन द होल्डर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मान लिया जाएगा कि सर वो उसका होल्डर। आगे सर फाइन पेनल्टीज क्या बोलती है, अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है ऊपर वाले सारे 1 to 5 सबसेक्शन के अंदर, तो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा। फाइन वर्ड है, पेनल्टी वर्ड नहीं है, फाइन क्रिमिनल होता है। फाइन क्या बोलता है सर, 25,000 तक कंपनी पे और 5 लाख तक लगेगा, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी मिनिमम 10,000 से लेके 1 लाख लगेगा। अच्छी चीज बताऊं गंदी चीज बताऊं, अच्छी चीज बताऊं तो आपको दिसंबर अटेम्प्ट के लिए यही याद करना है बस, बट फॉर जून अटेम्प्ट, जून 2021 अटेम्प्ट यहां अमेंडमेंट आ चुकी है सर, कब, 28 सितंबर 2020 अमेंडमेंट आई है। और उसने क्या बोला उस अमेंडमेंट ने, सर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बाद वो अमेंडमेंट आई है, और उन्होंने क्या बोल दिया, ये सबकी फाइन पेनल्टी सेम है। आज के दिन जो इसकी फाइन पेनल्टीज बताई गई हैं वो कितनी बताई गई सबके लिए। अब पहले बात फाइन हटा के यहां क्या कर दिया गया है, पेनल्टी, और कंपनी पे भी और उसके ऑफिसर्स पे भी कितनी पेनल्टी लगेगी, 50,000 रुपीज। कर सकते हो अपनी बुक में करेक्ट जून 2021 वाले बच्चे कि सर अब यहां ड्यूटीज कितनी हो चुकी है, पेनल्टी कितनी हो चुकी है, 50,000 रुपए। अमेंडमेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट है, आईसीएसए ने भी अभी रिवाइज नहीं किया है, तो कंफ्यूज मत होना, लिख देना फॉर जून 2021 अटेम्प्ट ओनली, डन ना। ये वर्किंग शीट मैंने इसके नीचे छोड़ दी है।
लास्ट टॉपिक मैं बोल सकता हूं, लास्ट सेकंड टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, पावर टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। इसका मतलब सर, इसका मतलब जो हमने ट्रांसफर अभी 56 सेक्शन में लगाया था सर, 57 कहां गया? वो पर्सोनेशन का सेक्शन है। आप अपने आप को दिखाते हो कि मैं वो पर्सन था, और आप एक्चुअली में वो ओनर नहीं थे, और आपने उसके लिए डिविडेंड आया था वो आपने ले लिया। आप दिखाते हो कि मैं वो पर्सन हूं, और आपने वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर ली। तो आप किसी फेक आइडेंटिटी को दिखा के अगर कोई भी बेनिफिट ले जाते हो, तो उस केस में भी सेम फाइन पेनल्टीज हैं जो मैंने अभी कंपनी वो पर्सन की वाली बताई थी, 1 लाख 5 लाख वाली बताई थी, वो सेम है। बट फिलहाल के लिए मेरा वो कंसर्न नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं सीधा सीधा उस पर आ रहा हूं, जो उसके साथ रिलेट करता है 56 के साथ 58। तो जो आपने ट्रांसफर किया था, अगर कंपनी ने उसको रजिस्टर नहीं किया, जो आपने 60 दिन में भेज दिया था, कंपनी ने अगर उसको रजिस्टर नहीं किया, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा जी? अब क्या होगा? देखो, पावर टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। पहले मैं बात उठाता हूं प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 58 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 2 अभी नहीं आएगा पिक्चर में, सबसेक्शन 3 आएगा। तो सबसेक्शन 3 के बारे में ही हम ये भी बात करना चाहते हैं। आओ जी, आओ जी। देखो, बहुत अच्छा प्यारा सा चार्ट मैंने बनाया है। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? डिपोजिट द सिक्योरिटीज ट्रांसफर डीड SH4 एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट SH1 टू द, कर दिया विद इन मैक्सिमम 30 डेज। अब कंपनी क्या करेगी? बताएगी कि हां, आपने जो इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्यूमेंट मैंने वहां बताए थे 5-6 डॉक्यूमेंट आपने पूरे दिए हैं कि नहीं दिए, और मैं सेटिस्फाई है कि हम लोग नहीं। बट शेयर ड्यूटी इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड आपका कैंसिल करने के लिए, ध्यान रखना। स्टैंप ड्यूटी अगर आपने पूरी उसको प्रॉपर्ली नहीं दी थी, तो वो वैलिड ग्राउंड नहीं है उसको रिफ्यूज करने का। उसको पहले चांस देना पड़ेगा उसको सही करने का, ठीक है। द कंपनी कम्युनिकेट, शैल वर्ड नहीं है, कंपनी में ही वर्ड आएगा, प्रिज्यूम है। कम्युनिकेट द रिफ्यूजल टू द रजिस्टर द ट्रांसफर अलोंग विद द ग्राउंड्स ऑफ अपील। सर आप पागल बना रहे हो, मे इंप्लाइड कैसे है? इस वाले से यहां से इंटरप्रिटेशन निकल के आएगी, तो बता देंगे इन्हीं ग्राउंड पे। अब वो कहां जाएंगे? ट्रिब्यूनल के पास अपील में जाएंगे। विद इन नेक्स्ट 30 डेज, मैक्सिमम 30 दिन का टाइम हो रहा है, तो 30 + 30 डेज हम कहां जाएंगे? एग्रीड पर्सन कैन फाइल अपील टू द NCLT अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द। अब अगर कंपनी इतनी नालायक है, वो 30 दिन में भी कोई भी रिप्लाई नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती है, रिफ्यूजल का ग्राउंड बताते नहीं कि हमने क्यों रिफ्यूज किया, तो विद इन 60 डेज अगर कंपनी चुप रही, तो कब से? इफ द कंपनी डज नॉट रिस्पॉन्ड। कहां से? जिस दिन आपने भेजा था उस दिन से कंपनी। समझ में आया हर बच्चे को? पक्का पक्का? महा रिवीजन बैच फॉर दिसंबर। अगर पब्लिक कंपनी होगी तो सिर्फ एक ही सेक्शन लगेगा, 58 सबसेक्शन 4। अब ये क्या बोलता है? सेम चीज, डिपॉजिट करेंगे दोनों डॉक्यूमेंट, 30 दिन का टाइम, यहां पे भी 30 दिन है, बट यहां थोड़ा सा ध्यान, यहां 60 दिन है, तो 30 + 60 90 डेज। बड़ी कंपनी बड़ी चीजें, तो यहां भी 90 डेज। अब ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा? अब हो सकता है ट्रिब्यूनल क्या बोले कि अपील को रिफ्यूज कर दे, या फिर बोले कि सर आप अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई करो और उस पर्सन का नाम एंटर करो, और वो एज अ ट्रांसफरी उसको मेंबर बनाओ। जो ट्रांसफरी था उसको बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है, उसको रजिस्टर मेंबर में उसका नाम एंटर करो अगले 10 दिन के अंदर अंदर। और अगर कोई मेरे ऑर्डर को नहीं मानता, तो आपके ऊपर फाइन पेनल्टीज लगेंगी। अब वो फाइन पेनल्टीज कितनी लगेगी? जो मेरे ऑर्डर को नहीं मानता, रेक्टिफाई नहीं करता है, तो जो भी नहीं करता है उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट होगी कम से कम 1 साल की, और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की। एंड वर्ड से सर नॉन कंपाउंडेबल आगे आपको समझ में आएगा। एंड वर्ड है, नॉन कंपाउंडेबल है, फाइन भी और इंप्रिजनमेंट भी। एंड वर्ड आ गया, और वर्ड होता तो कंपाउंडेबल होता। आपको ये समझ में आएगा भी 3rd 4th चैप्टर में, 4th 5th चैप्टर में, 4th चैप्टर में जाके, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। तो सर फाइन भी है, और जेल 1 साल है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 3 साल है, और फाइन भी है सर 1 लाख, और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख। समझ में आ रहा है सर? ये वाला सेक्शन अच्छा सेक्शन है। अगर आप विद होल्ड करते हो कोई भी प्रॉपर्टी, पहली बात आप उसके हक ही नहीं था आपको होल्ड करने का, आपका कोई भी अधिकार नहीं था, फिर भी आप अगर उस प्रॉपर्टी को पोजेशन लेते हो, रोंगफुली ऑब्टेन करते हो पोजेशन, और प्रॉपर्टी का, अब हो सकता हो प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कैश भी, कोई भी कैश आपका नहीं था, फिर भी आप उसको कैश दबा के बैठे हो, कंपनी को रिफंड नहीं कर रहे हो, तो बात। दूसरा, आपको अधिकार था, आप डायरेक्टर थे, और आपको वो गाड़ी या वो प्लॉट या फिर वो कैश दिया गया था संभालने के लिए एज अ ट्रस्टी, लेकिन आप बाद में उसको रोंगफुली विद होल्ड कर रहे हो, उसको
या फिर नोइंगली उसको कहीं ऐसी जगह पे लगा रहे हो जो एज पर आर्टिकल्स या एज पर एक्ट मना किया गया है आपको लगाने के लिए। दोनों बातें अलग अलग है। पहले वाला तो ये बोला गया है कि आप उसके लिए आपको राइट ही नहीं था उसको होल्ड करने, उसको ऑब्टेन करने का, आपने फिर भी कर लिया। दूसरे वाले में था लेकिन उसके बाद आपने उस जगह लगा दिया उस पैसे को जहां वो जरूरत नहीं थी लगाना, और लॉ ने मना किया था लगाने के लिए, आर्टिकल्स ने मना किया था। तो उस वाले केस में क्या होगा, आपके ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। देखो यहां इंप्रिजनमेंट नहीं है, लेकिन इंप्रिजनमेंट होगी कब, लो बोलता है आपको वो सारा का सारा पैसा जो आपने गलत जगह लगाया या फिर जो आपने ऑब्टेन किया था या वो प्रॉपर्टी आपको रिटर्न करनी होगी। अगर आप डिफॉल्ट करते हो रिटर्न करने में वो सब कुछ, तो आपको जेल होगी 2 साल तक की। अगर आप रिटर्न करने में, रिफंड करने में रिफ्यूज करते हो, डिफॉल्ट करते हो, तो आपको 2 साल तक की सजा होगी। अब इन्हें एक नई चीज इसमें इंसर्ट की गई है, ऑल्दो आईसीएसआई ने नहीं डाली। अगर आईसीएसआई मॉड्यूल रिवाइज करता है और उसमें डालता है तो भी मैं इसमें डाल दूंगा, मैं आपको बता देता हूं। बट इंप्रिजनमेंट नहीं होगी, सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा। इसके नीचे प्रोवाइजो है, आप लोग कोई भी जो चाहता है एमसीए की साइट पे जाकर देख सकता है, वो इसके ऊपर अप्लाई इंप्रिजनमेंट नहीं होगी। कब नहीं होगी, अगर वो पैसा प्रोविडेंट फंड वगैरह का है उसका पैसा, या फिर कोई भी ऐसा पैसा था जो पैसा उसने कहीं पे उसका पैसा किसी ने ब्लॉक करके रखा है, मतलब एग्जैक्टली भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप उसको मत जाओ उसकी तह तक, थोड़ा लंबा खींच जाएगा टॉपिक। जितना है बस आप उतना रहो। उम्मीद है सब बच्चों ने एंजॉय किया है आज की क्लास को, और 2 टॉपिक्स आपके बिल्कुल टिप्स पे हो गए हैं। इधर देख लो, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, सारे दिसंबर 2019 के सारे क्वेश्चंस मैंने साथ में डाल के वर्किंग नोट आपका डाल दिया। तो प्लीज 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 मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना और अपना बताना, आप अपने फीडबैक्स मुझे बताना, और क्या आप चाहते हो एडिशन डिलीशन वो सब कुछ मुझे बताना। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, तो दैट, क्योंकि मेरे क्लास के फिक्स टाइमिंग्स नहीं होते हैं कि मैं कब इसको अपलोड करता हूं, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाना, और प्लीज 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 मेहनत करना, मैं आप लोगों के साथ हूं। जो भी मेरे पार्ट पे पहले डिलेज हुआ है, अब तक मैं रिवीजन लेक्चर्स नहीं लेके आया था, मैं सारा कवर अप कर दूंगा। तो चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय माता दी।